जय हिंद एवरीवन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोअन्स आर प्रिमिटिव एनिमल्स, मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स। सो हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि क्या जनरल कैरेक्टर्स हैं प्रोटोजोअन्स के, जिनके बेसिस पे हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो आइए देखते हैं कि व्हाट आर द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोजोअन्स। तो सबसे पहले देखिए कि प्रोटोजोअन्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम क्या कहेंगे। प्रोटोजोअन्स आर एसेलुलर, आर यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक एनिमोक्यूल्स। एनिमोक्यूल्स मतलब अति सूक्ष्म जीव, एनिमल, अति सूक्ष्म एनिमल। तो अब देखिए प्रोटोजोअन्स आर एसेलुलर, वी आर नॉट सेइंग हियर यूनिसेलुलर। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जब ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करते हैं तो वहां पे हम कहते हैं एन ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स, नॉट सेल। एक सेल का नहीं बना है, बहुत सारे सेल का बना है। तो वो डिफिनीशन यहाँ पे जो है एनिमल कहने में फिट नहीं बैठता है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एसेलुलर एनिमल। ठीक है। और देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोटोजोअन्स दिखाए गए हैं। तो प्रोटोजोअन्स हम लोग जो है जो पहले की क्लासेस है उसमें पढ़ते आए हैं। तो वहां पे अमीबा है, एंटा अमीबा है, यूग्लिना है। तो इनकी साइज जो है वो बहुत ही छोटी है, बहुत स्मॉल है। तो वो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं, या यूं कहें कि जो इंडिविजुअल एनिमल है वो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देते। तो उनको देखने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की। तो हम इनको कहते हैं कि ये जो है क्या है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं। ठीक है। अब एक दूसरी बात आती है कि भाई जब एक एनिमल है तो हम फिजियोलॉजी की बात करेंगे। तो फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? जब हम बात करते हैं कि बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस कैसे होते हैं तो हम उसको कहते हैं फिजियोलॉजी। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि एक ही सेल को सारे फंक्शन करने हैं। जब सारे फंक्शन करने हैं तो एक ऐसा नहीं है यहाँ कि एक सेल रेस्पिरेशन करेगी, दूसरा सेल जो है वो न्यूट्रिशन करेगी, ऐसा नहीं। यहाँ एक ही सेल को सारे फंक्शन करने हैं। तो जब सारे फंक्शन करने हैं एक ही सेल को, तो देयर इज नो फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लिवर। मतलब यहाँ पे जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसका डिवीजन नहीं है, एक ही सेल को सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन करने हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए सेल के अंदर क्या होगा भाई। तो पुरकिंजे साहब जो थे उन्होंने कहा कि एक जो इम्ब्रियो है उसके अंदर जो भी मटेरियल होता है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। तो हम वही टर्म यहाँ यूज करेंगे क्योंकि उस समय में यही यूज किया गया था। तो देखिए यहाँ सेल के अंदर जो कंटेंट है, पूरे कंटेंट को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो जैसे पैरामीशियम में आप देखिए तो एंटीरियर साइड में आपको एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दिखेगा, पोस्टीरियर साइड में एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दिखेगा। इसी तरह से यूग्लिना में देखेंगे तो एंटीरियर साइड में आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दिखेगा। तो मतलब पूरे सेल के अंदर फंक्शन का डिवीजन ना होके प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पे सेल के अंदर जो लेबर है उसका डिवीजन है। ठीक है। So this is called protoplasmic grade of body organization। ठीक है ना। सबसे अगर प्रिमिटिव सब सेलुलर डिवीजन की बात करें तो इट इज प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, एक टर्म जो है ऑगस्ट विजमैन साहब ने यूज किया, जिन्होंने दी थी जर्म प्लाज्म थियरी। तो जर्म प्लाज्म थियरी क्या कहती है भाई कि अगर हम एक जर्म सेल की बात करें, जर्म सेल में उन्होंने किसको कहा? स्पर्म एंड ओवम, जो हैप्लॉइड सेल है। ठीक है। और रेस्ट ऑफ द जो बॉडी में जो सेल्स हैं उन सेल्स को छोड़ के जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, जैसे स्पर्म है और ओवम, हैप्लॉइड सेल को छोड़ के जितनी भी सेल्स हैं उसके अंदर जो कंटेंट है उसको उन्होंने कहा सोमेटोप्लाज्म। और जो
रिप्रोडक्टिव सेल्स जैसे स्पर्म एंड ओवम के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उसको उन्होंने कहा जर्म प्लाज्म, ठीक है ना। तो यहां पर इस एनिमल के अंदर देयर इज नो डिवीजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, सॉरी, सोमेटोप्लाज्म एंड जर्म प्लाज्म। तो यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं है सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म का, एक ही सेल को सारे फंक्शन परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि इसीलिए कहते हैं नो डिवीजन ऑफ सोमेटोप्लाज्म एंड जर्म प्लाज्म इन प्रोटोजोन्स, ठीक है भाई। दूसरी चीज देखिए, जब यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं तो पैरामीशियम को देखिए, यूग्लिना को देखिए, ट्रिपैनोसोमा को देखिए, एंटामीबा को देखिए। तो जब आप न्यूक्लियस काउंट करेंगे तो जब आप इधर ट्रिपैनोसोमा को देख रहे हैं, यूग्लिना को, एक ही न्यूक्लियस है, अमीबा में भी एक ही न्यूक्लियस है। लेकिन जब पैरामीशियम को देख रहे हैं तो ये दो न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे दो कंडीशन क्या हो गई, या तो वो क्या होगा, यूनिसेलुलर है, एसेलुलर है, ठीक है, लेकिन मोनोन्यूक्लियर होगा या बाई न्यूक्लियर भी हो सकता है, ठीक है ना। और कभी भी चाहे इंडिविजुअल सेपरेट प्रेजेंट हो, जैसे ट्रिपैनोसोमा है, यूग्लिना है, तो वो क्या है, इंडिविजुअल सेपरेट है। अगर कॉलोनी में भी प्रेजेंट है तो कोई एक दूसरे की मदद नहीं करेगी, मतलब इंडिविजुअल्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, इंडिविजुअल्स आर इंडिपेंडेंट। अच्छा, इसके बाद देखते हैं कि अगर भाई कॉलोनी में रह रहे हैं या फ्री लिविंग रह रहे हैं, तो जब इनके हैबिट की बात करेंगे तो ये फ्री लिविंग भी है, ठीक है ना। जैसे यूग्लिना है, ट्रिपैनोसोमा है, प्लाज्मोडियम है, तो ये फ्री लिविंग है, इंडिपेंडेंट है, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल, लेकिन और किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना। तो और दूसरी कंडीशन क्या है, पैरासिटिक कंडीशन। पैरासिटिक कंडीशन, पैरासाइट किसको बोलते हैं, जो दूसरे इंडिविजुअल पर फूड एंड शेल्टर के लिए पूर्णतया डिपेंडेंट हो, वो क्या हो गया, बोलिए भाई, एब्सोल्युटली पैरासिटिक हो गया, ठीक है ना। कमेंसल कंडीशन क्या है, जब एक एनिमल दूसरे एनिमल के साथ रह रहा है लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, ठीक है, और अपना न्यूट्रिशन गेन कर रहा है, तो ये कंडीशन क्या है, या दोनों म्यूचुअली न्यूट्रल है। जो एसोसिएशन है, ये पैरासिटिक और कमेंसल क्या है, एसोसिएशन है, तो ये एसोसिएशन क्या है, न्यूट्रल है। कमेंसल में क्या है, न्यूट्रल है, जैसे जियार्डिया के केस में होता है, ठीक है ना। तो ये जो है इनका जो है हैबिट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट में बात करेंगे कि जो, अब भाई एक सिंगल सेल का यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ये, है ना। तो सिंगल सेल है तो सबसे बाहर की लेयर कौन सी होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब आप देखेंगे तो इसमें नेकेड का क्या मतलब है भाई, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, कोई और उसके ऊपर से कवरिंग इंटरनल या एक्सटर्नल नहीं है, तो उसको बोलेंगे नेकेड। अच्छा, एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो प्रोटोजोअन्स में पाया जाता है, वो क्या है, पेलिकल। पेलिकल क्या है भाई, इट इज अ प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट जस्ट बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका फंक्शन क्या होगा, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बहुत डेलिकेट है, तो इट प्रोवाइड सपोर्ट, इट इज टफ, है ना। ये क्या है, टफ है, और क्या है, फ्लेक्सिबल है। तो क्या प्रोवाइड करेगी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वियर एंड टियर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, कुछ जो है प्रोटोजोन्स है, जैसे इसमें देखिए डिफ्यूजिया दिखाया गया है, आर्सेला दिखाया गया है, और एक पूरा ऑर्डर ही है फोर्मेनिफेरेंस का। जो लोग क्या करते हैं, दे सीक्रेट एक्सोस्केलेटन दैट इज गेट डिपॉजिटेड ओवर द कॉलोनी, ठीक है ना, या एक सिंगल एनिमल के अराउंड भी हो सकता है। तो दैट काइंड ऑफ skeleton is also present in some protozoans. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी हो सकती है, नेकेड हो सकती है, पेलिकल सपोर्टेड हो सकती है, सीक्रेटेड एक्सोस्केलेटन भी हो सकता है, ठीक है ना भाई। अब आगे देखिए, लोकोमोशन की बात करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है प्रोटोजोन्स में, क्योंकि भाई एनिमल है तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना है। अगर पैरासिटिक है तब तो एक कंडीशन है कि उसको बहुत मूव नहीं करना है।
पहला जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं वो क्या है? अमीबा में देखिए देयर आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, दोज आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट। तो यहाँ पे क्या है, जो फॉल्स स्ट्रक्चर जैसे फॉल्स फीड की तरह निकलते हैं, वो बनते हमेशा बनते रहते हैं और डिसअपियर होते रहते हैं। दूसरा लोकोमोशन का जो वो है फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या होता है? फ्लैजेला क्या है भाई? एक विप लाइक स्ट्रक्चर है। विप देखा है कि नहीं, जिससे वो तांगे वाला अपने तांगे पे जो है उसको कंट्रोल करने के लिए एक चाबुक लिए रहता है ना, वो है, वैसे ही फ्लैजिला होता है। तो फ्लैजिला क्या करता है? पूरे एनिमल को गाइड करता है मूवमेंट में, है ना। तो इसीलिए उसको बोलते हैं विप लाइक फ्लैजिलम। तो फ्लैजिलम क्या करता है? गाइड करता है, तो ये हेल्प कर रहा है लोकोमोशन में। अच्छा, तीसरा टाइप का जो स्ट्रक्चर है, जैसे देखिए पैरामीशियम में है, तो पैरामीशियम में बहुत छोटे 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 हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है, उनको कहते हैं सीलिया। हालांकि सीलिया और फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं होता, बस साइज का अंतर है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए कुछ ऐसे भी प्रोटोजोअन्स है जिसमें क्या होगा, कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होगा, जैसे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम बॉडी में इंडोपैरासाइट है, तो जितने भी पैरासाइट हैं इंडोपैरासाइट, ऑलमोस्ट सब में ये कैरेक्टर होता है कि उसके अंदर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर मोस्टली एब्सेंट होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन होलोजोइक है, एनिमल लाइक। होलोजोइक मतलब एनिमल लाइक, तो वहां पे क्या होगा, सॉलिड फूड का इंटेक होगा, उसको डाइजेस्ट किया जाएगा और उससे न्यूट्रिएंट का एसिमिलेशन होगा और रेस्ट मटेरियल उसको एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब होलोफाइटिक की बात है। होलो मीन्स एंटायरली, फाइटिक मीन्स प्लांट। तो प्लांट लाइक न्यूट्रिशन, तो प्लांट क्या करता है भाई? फोटोसिंथेसिस करता है, स्टार्च अपने अंदर डिपॉजिट करता है या ऑयल्स डिपॉजिट करता है, जो मतलब लोअर प्लांट्स है। इसके बाद उसको यूटिलाइज कर लेता है अपने लिए और बाकी को स्टोर कर लेता है। तो ये कंडीशन क्या हुई? होलोफाइटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तीसरे तरह का न्यूट्रिशन है सैप्रोजोइक। सैप्रोजोइक मतलब जो डिग्रेडिंग मटेरियल है, जो डिकेइंग मटेरियल है, उससे अपना न्यूट्रिशन, जैसे फंजाई में ये सबसे कॉमन है, तो वो क्या करते हैं, बॉडी से बाहर एंजाइम सीक्रेट करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं और फिर अब्सॉर्ब कर लेते हैं। पैरासिटिक मोड मैंने आपको बता दिया कि पैरासाइट वो है जो दूसरे एनिमल पे फूड और शेल्टर के लिए टोटली डिपेंडेंट होते हैं या पार्शियली डिपेंडेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट। तो यहाँ पे देखिए होलोजोइक का एग्जांपल सारे ऑलमोस्ट जो आपको दिखाए गए स्लाइड में सभी हैं, लेकिन होलोफाइटिक में देखिए केवल यूग्लिना आता है जिसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है, या फिर हम यो कहें कि ऐसे जो है फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जिसके बेसिस पे वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन, जब डार्क में यूग्लिना होता है तो वो सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन शो करेगा, डिफ्यूजिया शो करेगा, आर्सेला शो करेगा, ठीक है ना। पैरासिटिक मोड तो आपका प्लाज्मोडियम है एग्जांपल, या एंटा अमीबा है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो भाई रेस्पिरेशन एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है, उसकी साइज भी बहुत बहुत स्मॉल है, तो वो विद इन द डिफ्यूजन लिमिट है, जो डिफ्यूजन की लिमिट है उसके विद इन है, तो डायरेक्ट डिफ्यूजन होता है गैसेस, ठीक है ना। अच्छा, ये सारे ऑर्गेनिज्म, इनको वाटर चाहिए ही चाहिए, वाटर में प्रेजेंट ही रहेंगे, ठीक है ना। इसके बॉडी के अराउंड एक वाटर की फिल्म चाहिए ही चाहिए, तभी तो इसका रेस्पिरेशन होगा। सो दे नीड वाटर बैलेंस, बॉडी में वाटर का बैलेंस भी होना चाहिए। तो अब यहाँ बैलेंस करने के लिए तो नॉर्मली बॉडी का भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो डिफ्यूजन हो रहा है, लेकिन देयर इज सम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये क्या काम करेगा? बॉडी में वाटर की होमियोस्टेसिस का काम करेगा, बैलेंस करने का काम करेगा, ठीक है ना। और ये कभी कभी रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। अच्छा, अब देखिए रिप्रोडक्शन इसमें कैसे कैसे होता है। तो रिप्रोडक्शन में जो यहाँ पे जो है एसेक्सुअल मोड, वो जो है डोमिनेंट है। एसेक्सुअल मोड मतलब जहां हैप्लॉइड गैमीट न बने, बिन उनका फ्यूजन ना हो, तो वहां पे क्या बोलेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है आपका बाइनरी फिशन है। बाइनरी फिशन में देखिए फर्स्ट वाले ये डायग्राम में एक जो है प्रोकैरियोट ये प्रोटोजोअन है, उसका न्यूक्लियस इंटरनली डिवीजन शुरू हो रहा है, उसके साथ साथ उसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी बढ़ रहा है और देन इट डिवाइडेड इनटू 2 सेल्स। तो बाइनरी का मतलब 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8 ऐसे। तो ये हो गया बाइनरी फिशन। अच्छा, दूसरे तरह का क्या है कि एक देखिए प्रोटोजोअन है, ठीक है ना, वो उसका बड़े से खोल के अंदर है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियर डिवीजन हो जाते हैं और उसके आगे उसके अकॉर्डिंगली उसके अराउंड थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म डिपॉजिट हो जाएगा और अलग अलग सेपरेट सेल्स बन जाएंगे। तो ये क्या हो गया, मल्टीपल फिजन। एक न्यूक्लियस है, उससे मल्टीपल न्यूक्लियस बने, मल्टीपल सेल्स बन गए एक साथ, तो वो हो गया मल्टीपल फिजन। तीसरे तरह का जो एसेक्सुअल डिवीजन है उसमें क्या है कि आपका जो सेल है उसमें से बड होके दूसरी सेल बन रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बडिंग में क्या हो रहा है, जो ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म है वो वैसे ही है, उसमें से छोटा सा बड आउट होके निकल जा रहा है। तो ये 3 मोड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोटोजोन्स में। अब सेक्सुअल की बात करें तो सेक्सुअल में हमारे पास यहाँ पे एक जो है सबसे प्रोमिनेंट है वो है कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन क्या होता है, होल ऑर्गेनिज्म, उनको कॉन्जुगेंट बोलते हैं, जैसे पैरामीशियम में होता है। तो जो ऑर्गेनिज्म वो क्या करेंगे, पास आएंगे और उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाएगी एंड देयर विल बी सम न्यूक्लियर एक्सचेंज। सो दैट इज कॉल्ड conjugation or hologamy। होलो मतलब इंटायर, गैमी मतलब यूनियन, एंटायर ऑर्गेनिज्म का यूनियन हो गया, ठीक है। अच्छा, सिनगैमी मतलब दो अलग अलग सेल टाइप का फ्यूजन होना, उसी को सिनगैमी बोलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे जो सेक्सुअल फॉर्म्स है और एसेक्सुअल फॉर्म्स है दोनों एज अ इंडिविजुअल एग्जिस्ट करते हैं अल्टरनेटली, मतलब सेक्सुअल सेक्सुअल एसेक्सुअल। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो यहाँ पे कभी कभी ये भी देखने को मिलता है। अच्छा, लाइफ साइकिल को देखें तो लाइफ साइकिल इनकी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड पहले तो बहुत ज्यादा रीजेनरेटिंग पावर है। दूसरी चीज, अगर आप मॉस्किटो उसको देखेंगे, प्लाज्मोडियम को देखिए, यहाँ प्लाज्मोडियम दिखाया गया है। तो प्लाज्मोडियम अपनी सेक्सुअल लाइफ साइकिल किसमें कंप्लीट कर रहा है, मॉस्किटो में, ठीक है ना। मॉस्किटो जब बाइट करेगा तो आपको इन्फेक्शन हुआ ह्यूमन को, फिर उसमें वो एसेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा, ठीक है ना। और एसेक्सुअल में भी बहुत तरह की मेनी टाइप ऑफ फीडिंग स्टेजेस है ना, मीरोजाइट, क्रिप्टोजॉइट, बहुत सारे तरह की होंगी। तो वो देखिए, दो, एक तो होस्ट हो गए और दूसरे बहुत सारे तरह के फीडिंग स्टेजेस बन रहे हैं, एसेक्सुअल स्टेजेस बन रहे हैं। तो इसीलिए लाइफ को बोलते हैं इनके कि लाइफ तो एक तो मोर देन वन होस्ट है, ठीक है ना। तो इसीलिए लाइफ साइकिल इज कॉम्प्लिकेटेड। और यही सेम केस होता है ट्रिपैनोसोमा में, ठीक है ना। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है इंसिस्टमेंट का। इंसिस्टमेंट क्या है भाई, एनिमल क्या करता है, जैसे ही कोई एडवर्स कंडीशन आती है या उसको उस हैबिटेट से डिस्पर्स होकर दूसरी जगह जाना है, तो वो क्या करता है, अपने आप को एक हार्ड कवरिंग के अंदर, एक डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है और उसी हार्ड कवरिंग के अंदर रहता है। And it is distributed by certain other animals are due to movement of the environment itself. When it reaches to a normal place and a favorable place, then it break out and individuals come out of the cyst. So this process is called encystment. तो ये बहुत कॉमन है प्रोटोजोन्स में। आप हमको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं भी कि इस वीडियो में कहाँ कमी रह गई जिसको हम सही कर सकते हैं। और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स जरूर बताएं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग अद्वैता एकेडमी वीडियोस।